KS ज्ञान प्रस्तुत करता है एक शानदार यात्रा जहां कल्पना से परे हर मोड़ पर है एक नई। अंधकार की असीम गहराइयों में जहां प्रकाश की पहली किरण भी सहमी सहमी उतरती है, वहां एक दुनिया सांस ले रही है। एक ऐसी दुनिया जो अब तक मौन थी, बर्फ की मोटी परतों में दबी और समय की सुइयों के बीच कहीं गुम। परंतु हर श्वास में एक कथा होती है और हर मौन में एक प्रश्न छिपा होता है, क्या हम अकेले हैं? यह यात्रा केवल अंतरिक्ष में एक छलांग की नहीं थी, यह समय की गहराइयों में उतरने जैसा था। जुपिटर की परिक्रमा करता हुआ यह चंद्रमा यूरोपा, शांत, ठंडा और रहस्यों से भरा हुआ, हमें बुला रहा था और हमसे यह लगातार प्रश्न पूछे जा रहा था कि क्या इसके भीतर भी जीवन छिपा हो सकता है। मनुष्यों ने जब पहली बार यूरोपा को दूरबीनों से देखा था तो वह एक सफेद धुंध से घिरा हुआ दिखाई दी थी। उसकी सतह पर क्रॉस क्रॉस फैली हुई दरारें मानो किसी पुरानी किताब की सलवटों की तरह थी। हर दरार के पीछे एक कहानी थी, हर परत के नीचे कोई अनकहा रहस्य था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस बर्फीले आवरण के नीचे एक महासागर लहरें मार रहा है, लेकिन तब भी और अब भी प्रश्न यही था, क्या वह महासागर वास्तव में जीवन का रचयिता हो सकता है? और इसी सच का पता लगाने नासा ने अपने लोगों को ब्रह्मांड के विशाल अज्ञानता में भेजने का फैसला ले लिया था। यात्रा शुरू हो चुकी थी 5 साल 3 महीने और 14 दिन बाद। नासा की इस टीम में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें हर कोई अपने फील्ड का मास्टर, हर कोई इस मिशन के लिए समर्पित, हर किसी ने अनगिनत घंटे प्रशिक्षण में बिताए थे और हर संभावित संकट के लिए तैयार थे। परंतु ब्रह्मांड में कुछ भी पूरी तरह पूर्वानुमानित नहीं हो सकता। बीच ब्रह्मांड में जहां अंधकार सारे रोशनी को निगल कर बैठी थी, अचानक से सौर तूफानों ने कुछ ऐसा किया जिससे इस मिशन के पूरे टीम का संपर्क धरती से तोड़ दिया गया। पृथ्वी, जो हमेशा हमारी हर हरकत को देख रही थी, अब मौन थी, जैसे किसी ने स्पेसशिप का हाथ पकड़कर उसे इस सुनसान दुनिया के हवाले कर दिया हो। मिशन पर मौजूद सारी टीम के मेंबर्स के मन में बस यही सवाल था, क्या अब वो इस मिशन को सही सलामत अंजाम दे पाएंगे या फिर ये उड़ान उनकी धरती से आखिरी उड़ानों में से एक बनकर रह जाएगी। केएस ज्ञान पेश करते हैं एक और डॉक्यूमेंट्री जहां आज मानव अपनी उत्सुकता से परे यूरोपा की यात्रा पर निकल चुके हैं, बिना इस ज्ञान में कि वहां एक खतरनाक संकट उनका इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड की अनंत रहस्यमयता में यूरोपा एक सफेद मोतियों जैसा चमकता हुआ पिंड है। जुपिटर के चारों ओर घूमता यह चंद्रमा अपनी बर्फीली सतह के नीचे क्या छिपाए बैठा है, वैज्ञानिक दशकों से इसी प्रश्न से जूझ रहे थे। जब 1970 के दशक में वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने पहली बार यूरोपा की तस्वीरें भेजी, तब यह एक चिकनी दरारों से भरी बर्फ की दुनिया थी। ये दरारें किसी जीवंत महासागर की उपस्थिति का संकेत थी, जो बर्फ के नीचे दबी हुई लहरें मार रही होंगी। लेकिन सवाल यही था, क्या यह महासागर जीवन के लिए अनुकूल है? और इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के मकसद से नासा ने एक प्राइवेट मिशन की योजना बनाई, जिसका नाम उन्होंने यूरोपा उपग्रह के नाम पर ही यूरोपा 1 रखा। इस मिशन का लक्ष्य स्पष्ट था,
यूरोपा पर एस्ट्रोनॉट्स अपनी स्पेसशिप के साथ वैसी जगह पर लैंड करते जहां बर्फ की चादर पतली थी, और वहां लैंड करके बर्फ की परतों को भेद कर नमूने इकट्ठा करना और जीवन के संकेतों की तलाश करना उनका मकसद होता। लेकिन यह कोई सामान्य मिशन नहीं था। अंतरिक्ष के गहराइयों में कौन सी मुसीबत कब आ जाए, इसका अंदाजा धरती पर बैठे चार दीवारों में नहीं लगाया जा सकता है। ऊपर से यहां टीम के सामने कोई प्लान बी तैयार नहीं था। अंतरिक्ष की निर्ममता और अज्ञात खतरों के बीच यह मिशन मानव साहस और विज्ञान की सीमाओं का एक प्रयोग था, जिसमें जीतने की संभावना 50-50 थी। ठीक वैसा ही जब अपोलो मिशन के वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग की टीम के साथ था। या तो वो धरती पर वापस सैंपल लेकर पहुंचने वाले थे, या फिर हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष के गुमनामी में खो जाने वाले थे। हालांकि अपोलो मिशन से यह मिशन कुछ मायने में अलग था। जैसे कि इस मिशन के लिए 3 नहीं बल्कि 6 एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई थी, जिन्हें उनकी विशेषज्ञता और मानसिक दृढ़ता के आधार पर चुना गया था। पहले थे कैप्टन विलियम जुकोस्की। अनुभव इनको था अंतरिक्ष यात्री और मिशन कमांडर का। डॉक्टर कात्या पेट्रोवा, जो जीव विज्ञान और महासागरों के अध्ययन में विशेषज्ञ थी। डैनियल लूकास, इंजीनियर यान के सिस्टम के प्रमुख थे। रोज दास, पायलट और नेविगेशन विशेषज्ञ थे। जेम्स कॉर्लिंग, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक थे। और आंद्रे ब्लोखिन, भूवैज्ञानिक, बर्फ और खनिज विश्लेषक थे। इन सभी ने 2 साल तक अंटार्कटिका में प्रशिक्षण लिया था, जहां बर्फ के नीचे की दुनिया का अनुकरण किया गया, और उन्हें यह बखूबी पता था कि यूरोपा पर जीवन की संभावना एक सुई को बर्फ के पहाड़ में ढूंढने जैसा होगा। फिर भी उनका विश्वास अटूट था। 1 जनवरी के दिन मिशन की शुरुआत धरती के एक शांत प्रक्षेपण स्थल से हुई। रॉकेट की गर्जना के साथ 6 लोगों की जिंदगी एक नए अध्याय में दाखिल हो गई, जिसमें से पहले कुछ महीने तो सारे ही क्रू ने बेहद आराम के साथ बिताए। यान के सिस्टम सही काम कर रहे थे, टीम का मनोबल ऊंचा था। लेकिन जैसे जैसे वे जुपिटर के करीब पहुंचे, समस्याएं शुरू हो गईं। दरअसल जुपिटर के पास से किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरना आसान नहीं होता है। इस दौरान उन्हें हाई मैग्नेटिक फील्ड की अनुभूति होती है, जिससे उनमें कई खराबियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए वैसे तो इस स्पेसशिप को डिजाइन तो किया गया था, लेकिन यह कितना कारगर था, इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। और जब यान जुपिटर के रेडिएशन बेल्ट में प्रवेश हुआ, तभी एक अनएक्सपेक्टेड सोलर वाइंड आया, जिसने स्पेसशिप पर इतना बुरा प्रहार किया कि इसकी कई सिस्टम में आग लग गई और यह जलकर खराब हो गई। नतीजन, आज तक जहां यह स्पेसशिप धरती को वो सारा डेटा भेजने में सक्षम हो पा रही थी, अचानक से वो इस अंतरिक्ष में अनाथ हो गई थी। और अब सिर्फ स्पेसशिप ही नहीं, इसके अंदर मौजूद टीम भी अकेली हो चुकी थी। धरती से अरबों किलोमीटर दूर अंधकार में तैरती हुई, जिसका भविष्य अब इस ब्रह्मांड के हाथ में था। पर क्रू मेंबर्स का ऐसी परिस्थिति में मनोबल बढ़ाना बेहद जरूरी था, और इसलिए स्पेसशिप की कैप्टन विलियम ने इस दुर्घटना के बाद अपने टीम को संबोधित किया। हमारे पास 2 विकल्प हैं, वापस लौटें या मिशन जारी रखें, लेकिन वापसी का मतलब होगा सब कुछ व्यर्थ। मैं आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखता हूं। बेशक यहां से लौटना अब तक की यात्रा पर पानी फेरने के बराबर था। भले ही उनका स्पेसशिप का कांटेक्ट धरती से टूट चुका था, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी थी। टेक्निकल रिपेयरिंग के माध्यम से स्पेसशिप को वापस धरती के साथ कनेक्ट किया जा सकता था, और इसलिए वापस न लौटने के बजाय क्रू के सभी मेंबर्स ने कैप्टन की बात पर सहमति जताई, जिसके तत्पश्चात स्पेसशिप अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ने लगा। डैनियल लूकास, जो कि इस स्पेसशिप पर इंजीनियर थे, उन्हें डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने का ऑर्डर दिया गया, और वो अपनी स्पेस सूट में स्पेसशिप से बाहर निकले और डैमेज्ड पार्ट की रिपेयरिंग में जुट गए।
वैसे तो ये डैमेज 100% रिपेरेबल था और इसे 30 मिनट की अवधि में पूरा किया जा सकता था, लेकिन शायद ब्रह्मांड के कुछ और ही प्लान्स थे, क्योंकि तभी अचानक से एक ब्रह्मांडीय पिंड जो कि एक छोटे से पत्थर के समान थी, वो लूकास के साथ टकराई और उसने उनके स्पेसशिप में एक लीकेज कर दिया। और यह लीकेज कोई आम लीकेज नहीं था, बल्कि इस लीकेज की वजह से सूट में मौजूद ऑक्सीजन काफी तेजी से खत्म होना शुरू हो गया था। और अब लूकास के पास स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए मात्र 5 मिनट का ही वक्त बच गया था। कैप्टन ने तुरंत यह रिपेयरिंग एबॉर्ट कर लूकास को वापस शिप पर आने की अनुमति दे दी और लूकास भी 2 मिनट में ही शिप के एंट्रेंस तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी उसे अपने सूट पर एक केमिकल लगा हुआ दिखाई दिया। दरअसल रिपेयरिंग के वक्त जब लूकास के साथ वो दुर्घटना हुई, उसी वक्त शिप से निकल रहा यह केमिकल लूकास के सूट पर लग गया था और इसके साथ वो स्पेसशिप के अंदर एंटर करता तो ऐसे में ये सारे क्रू मेंबर्स के लिए डेडली साबित होता। यानी कि अब 2 मिनट के समय में या तो लूकास को इस केमिकल को साफ कर शिप में एंटर करना होता या फिर उसकी मौत निश्चित थी। और इसलिए जेम्स कॉरिक भागते हुए लूकास के पास गए। लेकिन लूकास को यह एहसास हो गया था कि अगर जेम्स कॉरिक उसके पास आया और यह केमिकल उसके सूट में लग गया तो इससे एक साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ सकता है। और यही कारण है कि उन्हें सेल्फ सैक्रिफाइस का रास्ता सही लगा। जी हाँ, लूकास ने स्पेसशिप से कनेक्टेड बेल्ट को खुद से अलग कर खुद को इस अंधेरे ब्रह्मांड में छोड़ दिया और इसके अंतिम शब्द बस यही थे, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें बताना मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। यह लॉस क्रू मेंबर्स के लिए बहुत बड़ा लॉस था। इस मिशन पर वापस न लौटने के समय उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि बीच रास्ते में ही उनका एक साथी उनसे दूर हो जाएगा, पर यह तो बस एक शुरुआत थी। ब्रह्मांड का असल कहर उन पर टूटना अभी बाकी था। दरअसल तकरीबन 1 साल 9 महीने की यात्रा के बाद फाइनली स्पेसशिप ने यूरोपा की सतह को छुआ। बाहर का तापमान -160 डिग्री सेंटीग्रेड था। टीम ने बर्फ को भेदने के लिए एक लेजर ड्रिल तैनात की। ड्रिलिंग के दौरान डेनियल ने देखा कि बर्फ की निचली परतें असामान्य रूप से नीले रंग की हैं। यह तरल पानी का संकेत था, जो कि उन्होंने पहले से उम्मीद भी कर रखा था। लेकिन यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद पानी के समंदर में उन्हें दूर दूर तक कोई जीव नजर नहीं आ रहा था, मानो यहां कभी किसी जीवन की उत्पत्ति हुई ही न हो। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स भी ऐसे किसी जीवन की तलाश में नहीं थे। उन्हें यह बात पता थी कि यहाँ कोई मल्टी सेलुलर जीव का निवास नहीं होगा और उनका मकसद बस किसी यूनिसेलुलर जीव की तलाश करना था, ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि यूरोपा पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि हमारे धरती पर आज से अरबों साल पहले हुई थी। पर इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अचानक टीम को एक तेज झटका महसूस हुआ। यान का एक पहिया बर्फ की दरार में फंस गया। हालांकि जब क्रू ने आसपास देखा तो उन्हें कोई खतरे का संकेत दिखाई नहीं दिया। हाँ, पर रोजा को एक जगह बर्फ के नीचे से रोशनी आते जरूर दिखाई दी, लेकिन वो इसे अपनी टीम को दिखाती इससे पहले वो कहीं गायब हो गया। इधर जब ड्रिल ने 20 किलोमीटर बर्फ को पार कर लिया तो कैमरों ने ग्रीन लाइट वाले पानी को कैद किया। डॉक्टर कात्या ने नमूने का विश्लेषण शुरू किया। उसमें यूनिसेलुलर जीव मौजूद थे। यह ऐतिहासिक खोज थी। टीम ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। यान के बाहर लगे कैमरों ने अचानक से कुछ अजीब गतिविधियां दर्ज की। दरअसल बर्फ की सतह पर कैमरे ने कोई चमकती हुई चीज देखी, मानो कोई जीव स्पेसशिप के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हो, जिस पर एस्ट्रोनॉट आंद्रे ने सुझाव दिया कि यह केवल बर्फ में फंसी गैसें हो सकती हैं। पर डॉक्टर कात्या को दाल में कुछ काला लग रहा था।
उन्हें संदेह था कि कहीं यहाँ कोई और इंटेलिजेंट स्पेसीज का वास तो नहीं। और तभी एक और धमाका हुआ जिससे स्पेसशिप के ऑक्सीजन जनरेटर में फॉल्ट आ गया, जिसकी मरम्मत का प्रयास जेम्स कॉरिकने ने किया, लेकिन उसके स्पेस सूट में लीक हो गया और वह मात्र 30 सेकंड में ही जमकर बर्फ का पुतला बन गया। लुकास के बाद जेम्स की यह हालत देख टीम स्तब्ध रह गई। अब उन्हें एहसास हुआ यूरोपा पर कोई ऐसी प्रजाति है जो एक एक कर उनके मेंबर्स की जान ले रही है, और इसलिए शेष 4 सदस्यों ने निर्णय लिया कि इससे पहले उनमें से कोई न बचे, इस डेटा को धरती पर भेजना होगा। लेकिन चूंकि एंटीना टूट चुका था तो यह करना भी संभव नहीं लग रहा था, जिसके बाद रोजा ने स्वेच्छा से बाहर जाकर एंटीना ठीक करने का जोखिम उठाया। पर बाहर का रेडिएशन इतना घातक था कि उनका स्पेस सूट भी उसे नहीं बचा सका। रोजा की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने एंटीना को ठीक कर दिया, जिससे अब डेटा ट्रांसमिट होने लगा था। लेकिन यूरोपा ने एक बार और हमला किया। यान के अंदर बर्फ की दरारें फैलने लगी और परिस्थितियां नाजुक होते देख कैप्टन विलियम ने आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। हमने जीवन ढूंढ लिया है, पर यह जीवन हमें नहीं चाहता है। अब केवल डॉक्टर कात्या बची थी। उन्होंने यान के कंप्यूटर से डेटा अपलोड किया और कैमरे की ओर मुस्कुराई और कहा, यह हमारी जीत है, हम अकेले नहीं हैं। और वो ये मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड ही कर रही थी, तभी यूरोपा की सतह से नीचे आ रही रोशनी अचानक एक विशालकाय जीव के रूप में बाहर आ गई, जो कि देखने में बेहद भयावह थी। और इसने स्पेसशिप पर हमला कर एक बार में ही बर्फ की चादर के अंदर धंसा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मिशन के अंतिम क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई। उधर धरती पर वैज्ञानिकों ने डेटा प्राप्त किया। यूरोपा के महासागर में न केवल सूक्ष्म जीव बल्कि जटिल जैविक संरचनाएं थीं। यह खोज मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार थी, लेकिन इसकी कीमत 6 जीवन थे। दोस्तों, यूरोपा की बर्फीली चुप्पी आज भी उसी तरह बरकरार है, लेकिन उसके नीचे की दुनिया अब हमारे लिए एक रहस्य नहीं रही। यह मिशन केवल विज्ञान की जीत नहीं, बल्कि मानव साहस और त्याग की एक गाथा है। उन 6 लोगों ने साबित किया कि जिज्ञासा और सत्य की खोज में मृत्यु भी एक पड़ाव मात्र है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है, क्या हमें वहां दोबारा जाना चाहिए? यूरोपा 1 मिशन इतिहास में अमर हो गया, विज्ञान की जीत के रूप में भी, और उन 6 वीर अंतरिक्ष यात्रियों के बलिदान के प्रतीक के रूप में भी, जिन्होंने अपने प्राण देकर यह सत्य उजागर किया। कैप्टन विलियम, डॉक्टर कात्या, डैनियल, रोजा, जेम्स और ऑन्द्रेई, वे सभी अब सितारों के बीच अमर हो चुके थे। जब उनके अंतिम संदेश धरती पर उनके परिवारों तक पहुंचे तो उसमें केवल आंसू और दर्द ही नहीं था, बल्कि मानवता की अटूट जिज्ञासा और समर्पण की गूंज थी। हमने जो देखा वह अविश्वसनीय है, लेकिन हमें कभी नहीं आना चाहिए था। कैप्टन विलियम का यह अंतिम संदेश था। यह शब्द जितने रहस्यमय थे, उतने ही डरावने भी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वहां क्या था? धरती पर इस खोज ने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। एक तरफ नई योजनाएं बनने लगी। क्या हमें यूरोपा पर दोबारा कदम रखना चाहिए? क्या हमें वहां से कोई संकेत भेजने चाहिए, या फिर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन छेड़ने की नहीं। यूरोपा मिशन ने हमें एक कठोर सच्चाई सिखाई। जीवन ब्रह्मांड में संभव है, लेकिन हर जीवन हमारी परिभाषा के अनुसार नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानना जरूरी तो है, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ करना विनाशकारी भी हो सकता है। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, लेकिन शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमारे लिए उचित नहीं होता।